जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम DU के सेकेंड ईयर के 4 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग को पढ़ाएंगे, जिसका यूनिट 1 आज हम पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्टिव लर्निंग को हम हिंदी में बोलते हैं चिंतनशील शिक्षा। तो यूनिट 1 आज हम पूरा कवर कराएंगे। इसमें जो जो टॉपिक है पूरा करवाएंगे। इसमें देखो टॉपिक मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा आज मैं कवर कराऊंगा। देखो इसमें है अधिगम कैसे होता है, एक है संदर्भगत चिंतन, एक है आलोचनात्मक चिंतन, एक है आपका सृजनात्मक चिंतन और आपका है विचारात्मक चिंतन। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अधिगम कैसे होता है उसको मैं बताता हूँ। तो अधिगम की मैं कुछ परिभाषाएं बताता हूँ कुछ प्रोफेसरों द्वारा जो आप बता रखे हैं अधिगम का अर्थ। तो एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था वुडवर्थ, ठीक है। उनके अनुसार बोला गया ना कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, जितना व्यक्ति सीखता है ना उतना ही उसका विकास होता है। वो कहे थे हमारे प्रोफेसर वुडवर्थ, ठीक है। अब एक और हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम था BF स्किनर। क्या नाम था? BF स्किनर। उनके अनुसार ये बताया गया था ना सीखना व्यवहार में ना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। देखो इसमें सामंजस्य का एक शब्द आया है। सामंजस्य का मतलब होता है बैलेंस बैठाना। आप जितना सीखोगे ना उतना अपने व्यवहार में क्या करोगे, बैलेंस की प्रक्रिया को क्या करोगे, बैठा लोगे, ठीक है। और एक और हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम था JP गिलफर्ड। उनके अनुसार ये बताया गया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में ना परिवर्तन ही सिखाता है हमें, ठीक है। और एक हमारे और थे प्रोफेसर जिनका नाम था कार्ल वन। उनके अनुसार ये बताया गया कि पहले से निर्मित जो व्यवहार होते हैं ना उसके अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। तो कुछ जैसे इसमें बताया गया है कि जो पहले से हमारे अंदर जो भी व्यवहार होते हैं और उस व्यवहार से हम क्या करते हैं, किसी ना किसी प्रकार का अनुभव क्या करते हैं, हम पाते हैं, ठीक है। अनुभव के दौरान हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, परिवर्तन को भी अपने अंदर क्या कर लेते हैं, समेट लेते हैं, ठीक है। तो ये अधिगम आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या होता है। सिंपल सी बात है, अधिगम क्या होता है, एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है, एक प्रकार का व्यवहार होता है, एक प्रकार का परिवर्तन होता है और एक प्रकार का आपका क्या होता है, एक अभ्यास होता है, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक है जिसका नाम है सीखने के विभिन्न दृष्टिकोण। देखो हम क्या करते हैं, अपने जीवन में सीखते ही रहते हैं, तो इसके दृष्टिकोण क्या होते हैं। देखो हम बताएं आपको कि सीखने के प्रारंभिक व्याख्या ना अरस्तु के किए थे। अरस्तु एक दार्शनिक थे, आपको वही अरस्तु हैं जो पॉलिटिकल साइंस के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बताया था कि सीखना जरूरी है, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, लेकिन सीखने से पहले उसके बारे में उसे पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अगर व्यक्ति को पूर्व ज्ञान है जिसके बारे में वो सीखना चाहता है तो वह व्यक्ति उसके टॉपिक के ऊपर अच्छे से और बेहतर से क्या कर सकता है, सीख सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो अब आपका तीसरा जो आपका टॉपिक है वो उसमें बोल रखा है कि सीखना एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है। सीखना क्या होता है, एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण होता है। देखो व्यवहारवाद के अनुसार पर्यावरण से प्राप्त उत्तेजना और व्यक्ति की अवलोकन योग्य प्रतिक्रिया के बीच संबंधों के कारण का पता लगाना है। कहने का मतलब है कि व्यवहारवाद का मतलब होता है कि जो हम चीज़ क्या करते हैं, सीखे होते हैं, उसको क्या करते हैं, किसी के सामने या अपने पर्यावरण में या अपने बड़े के सामने में क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। तो ये हमारा व्यवहारवाद होता है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर पहले से ही क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और उसे और अच्छी तरीके से हम अपने समाज से क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि हर व्यक्ति क्या करता है, सीखता है और उसे अपने व्यवहार में क्या करता है, उतारता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया व्यवहारवादी क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, सीखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, ठीक है। तो उसी को व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है, जिसका नाम है सीखने के संज्ञानवादी दृष्टिकोण। तो कोई संज्ञानवादी मैं आपको बताऊं कि संज्ञानवादी का मतलब होता है कि मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर जो था 1950 की दशक में क्या हुआ था, विश्व में आ चुका था। तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक मेमोरी होती है। मेमोरी क्या करती है, सारे इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करके रखी होती है अपने पास, और कंप्यूटर क्या करता है, वो अच्छी तरीके से क्या करता है, कार्य करता है। उसी प्रकार मानव जो होता है ना उसके अंदर भी संज्ञानवादी क्या होता है, कुछ मेमोरी होती है जो उसके ब्रेन में होती है, और उसी संज्ञानवादी मेमोरी के अनुसार वो क्या करता है, वह किसी भी कार्य को क्या करता है, सुचारू रूप से क्या करता है, उसको करता रहता है। तो इसमें मैं बता रखा हूँ कि ज्ञान निश्चित होता है। ज्ञान कैसा होता है, निश्चित होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहरी उत्तेजनाओं को क्या करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है हमें। किसकी? बाहरी उत्तेजना की। जब तक आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी, व्यवहारवाद नहीं होगा, तब तक आप किसी चीज़ को क्या नहीं कर पाओगे, उसे सीख नहीं पाओगे और उसे आप क्या नहीं कर पाओगे, प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है।
देखो इसमें बताया गया कि सीखना तथ्य कौशल अवधारणा और रणनीतियों का अर्जन होता है। जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हो तो मैं पहले ही बता चुका आपको कि तथ्य और कौशल को ही आप क्या करते हो, सीखते हो और अर्जित करते हो। तो कोई शिक्षक जो होता है ज्ञान का हस्तांतरण होता है। पहले ही आपको पता चला है कि शिक्षक जो होता है हमेशा ज्ञान को हस्तांतरण करता है, बांटता फिरता है। सीखने का सचनावादी दृष्टिकोण टॉपिक दूसरा आपका है। इसमें बताया गया है कि सचनावादी दृष्टिकोण, देखो सचनावादी, ठीक है, क्या है, सचनावादी। तो सचनात्मक और मनोविज्ञान के बाद जो है रचनात्मक मनोविज्ञान आया, जो 1970 और 1980 के दशक में उभर कर सामने आया। और इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षार्थी जो हैं वो निष्क्रिय प्राप्त नहीं बल्कि वे सक्रिय रूप से क्या करते हैं, ज्ञान को निर्माण करते हैं। देखो एक हमारे क्या थे, हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम था जीन पियाजे, और एक हमारे थे वियागोन्स्की। इस विचारकों के महत्वपूर्ण सिद्धांतकार थे जो सीखने की रचनात्मक प्रकृति का समर्थन करते थे। कहने का मतलब है कि जीन पियाजो और वियांगोत्स्की ने जो भी थे वो लोग बोलते थे कि भैया हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति के ज्ञान विश्वास स्वयं धारणा एवं असीमता से है। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, किसी भी चीज़ को क्या करता है, सीखता है, स्वयं से सीखता है। और जब सीखता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कौशल उत्पन्न होता है। ठीक है, एक विश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है, ये बातें। अब पढ़ते हैं, एक दूसरा टॉपिक है सामाजिक प्रशिक्षण का सिद्धांत। देखो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय सिद्धांत है जिसे अल्बर्ट बंडूरा ने विकसित किया। ठीक है, और अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत होता है वह 4 चरण में है। बताया गया है कि पहला चरण बताया गया ध्यान देने की प्रक्रिया। जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हो ना भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना जरूर है। ध्यान देने से क्या होता है कि हमारा जो चीज़ हम जो सीख रहे हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी रूप से और बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। और ये हमें भविष्य में भी क्या होता है, ये हमें चीज़ें याद रहता है। अवरोधन करने की प्रक्रिया, कहने का अर्थ है कि जब भी आप किसी प्रकार की शिक्षा या को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, ज्ञान को सीख रहे हो, तो भैया आप सूचनाओं को क्या करो, संग्रहित करो। अवरोधन का अर्थ क्या होता है, संग्रहित ही करना होता है। ठीक है ना। पुनर्रचना प्रक्रिया, पुनर्रचना का अर्थ ये होता है सीखे हुए व्यवहार को आप क्या करो, अध्ययन करो, अभ्यास करो, पुनर्रचना करो, बार बार उसको क्या करो, दोहराओ। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को बार बार करते हो तो आपके क्या हो रहा है, आपके माइंड में क्या हो रहा है, ये एकदम बैठ जा रहा है। ठीक है, अब एक और है, चौथा आपका है प्रेरणा। आपको जो चीज़ आप कर रहे हो ना, उससे आपको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। आपको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, आत्मविश्वास मिलना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, उसे अच्छी तरीके से उस चीज़ को आप कर पाओगे। ठीक है, अब देखो आपका है दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सीखना कैसे होते सीखना कैसे होता है। सीखना कैसे होता है, हम कैसे सीखते हैं। देखो सीखते हम कैसे हैं, देखो जिज्ञासा। अगर व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा हो, अगर व्यक्ति को ये अंदर जिज्ञासा हो, उत्सुकता हो, ठीक है, उत्सुक हो उस चीज़ को सीखने के लिए, तभी वह व्यक्ति सीख पाएगा। अगर जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो मैं ठीक तरीके से पढ़ा नहीं पाऊँगा और पढ़ाने का मन भी मेरा नहीं करेगा। तो आपको जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसी को आप सीखो। ठीक है, वही चीज़ आप करो जो आपको, जिसकी आपकी जिज्ञासा है, उत्सुकता है, जिसके लिए आप उत्सुक हो। तो जिज्ञासा बहुत बड़ी बात है। सम्मान, देखो जब आप किसी चीज़ को करते हो तो जब आप करने के बाद आपको जब सम्मान मिलता है ना, तो हम उस चीज़ को और अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो एक और बात है, सीखना कैसे होता है, जिज्ञासा से, सम्मान से, पूर्व अनुभव। कहने का मतलब है आप देखो जब भी आप किसी चीज़ को सीखते हो तो आपको पूर्व अनुभव भी होना चाहिए। मतलब इससे पहले देखो, जैसे कि मैं हूँ, अभी मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पिछला मुझे अगर नहीं पता कुछ, ठीक है, और मैं सीधे आपका सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और इससे पहले मुझे कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, तो मैं इसे अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊँगा। ठीक है ना। तो पूर्व अनुभव भी होना चाहिए, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो उससे पहले इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक बताया गया फीडबैक। फीडबैक का अर्थ होता है कि जब आप किसी चीज़ को कर देते हो, करने पर कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो गलतियों को सुधारने के लिए आप फीडबैक का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब फीडबैक कर सकते हो। वातावरण, देखो वातावरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हो ना, तो एक वातावरण अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे वातावरण बहुत नॉइज़ पोल्यूशन है, मतलब शोर शराबा होता रहता है। ठीक है, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है,
आप बैलेंस नहीं बैठा पाओगे पढ़ाई में, ठीक है ना। तो वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। अंतर्क्रिया का मतलब होता है कि किसी के साथ क्या करना, बातचीत करना, बातचीत करके उससे किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना, उसे ये बोला जाता है अंतर्क्रिया, ठीक है। पूर्व अभ्यास का मतलब होता है अभ्यास करने से पहले उसके बारे में दोबारा से क्या कर लेना भाई, अभ्यास करना किसके बारे में, पहले वाली जो जानकारी थी उसके बारे में, ठीक है ना। विचारात्मक चिंतन कहने का मतलब है जिस चीज़ के बारे में आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, उसके बारे में एक बार आप चिंतन करो, मनन करो, सोचो विचारो, ठीक है, उसी को बोला जाता है विचारात्मक चिंतन। सीखने की विविधता है एक, सीखने की विविधता जो होती है कि भाई देखो क्या होता है ना कि व्यक्ति क्या करता है, हर दिन एक ही चीज़ को करता रहता है। तो जब वो हर दिन एक ही चीज़ को करेगा ना तो वो बोरिंग हो जाएगा उसको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको डेली में नूडल्स दूं खाने के लिए, तो एक दिन आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को अगर आप सीख रहे हो ना तो भाई उसे आप लगातार मत सीखो, ठीक है, लगातार उसी काम को मत करो। आप क्या करो, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको भी क्या करो, आप सीखने का प्रयास करो, ठीक है। विविधता लाओ सीखने में, ठीक है, क्या लाओ, विविधता लाओ। अब आपका 9वां पॉइंट है सीखने की विविधता, बता दिया आपको 9वां पॉइंट। तो अब 10वां है तत्काल पुरस्कार। देखो जब हम किसी चीज़ को करते हैं, सीखते हैं, सीखने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें पुरस्कार मिलता है। और पुरस्कार जब हमें मिलता है तो हमारा आत्मविश्वास जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम उस चीज़ को और सीखने का प्रयास क्या करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपका टॉपिक अब दूसरा आ गया जिसका नाम है सीखना एवं आलोचनात्मक चिंतन। सीखना और आलोचनात्मक चिंतन, हम कैसे आलोचनात्मक चिंतन करते हैं, सीखने के अभिप्राय, ठीक है। देखो एक आलोचनात्मक विचारकों की विशेषताएं, एक आलोचनात्मक विचारक बनने में समय लगता है, अभ्यास लगता है और धैर्य लगता है, पैसेंस होना चाहिए अगर आप आलोचनात्मक चिंतन करना चाहते हो। क्योंकि एक आलोचनात्मक जो चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वह एक आलोचनात्मक विचारक प्रश्न उठाता है, क्या उठाता है, प्रश्न उठाता है और किसी भी समस्या पर क्या करता है, बहुत स्पष्ट तरीके से हल करता है। और यह प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करता है और यह किसी भी समस्या पर चिंतन करता है और यह दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करता है, बात विचार करता है। यह गुण होता है आलोचनात्मक चिंतन। मतलब आराम से किसी चीज़ को क्या करना, धैर्य रख कर, ठीक है, पैसेंस रख कर, ठीक है, क्या करना, उसको क्या कर रहा है, उसके ऊपर चिंतन करना ही क्या कहलाता है, हमारा आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि आलोचनात्मक आपको विचारक बनना है तो आप समय दो, अभ्यास करो और धैर्य रखो और हर चीज़ पे क्या करो, आपको क्या करो, विचार विमर्श करो और बहुत स्पष्ट तरीके से इसको क्या करो, हल करो और हर महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करो और किसी भी समस्या पर चिंतन करो और दूसरे के साथ आप प्रभावी ढंग से क्या करो, संवाद करो, बात विचार करो। देखो अब आपका दूसरा टॉपिक है सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया। देखो बोला गया है ना, ब्रिटिश एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था ग्राहम बोल्स, जो 1920 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था द आर्ट ऑफ थॉट में सृजनात्मक प्रक्रिया के सिद्धांत को रेखांकित किया। और वह कहते हैं कि सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया 4 चरण में बांटी गई है। पहली तैयारी, दूसरी इनक्यूबेशन और तीसरी प्रदीप्ति और चौथी सत्यापन, ये बताया गया है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो